नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप सब जानते हैं कि सीटेट, एचटेट और एनटीटी जैसी परीक्षाओं में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पैडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ लें, यानी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोहलर है, कोफका है, वर्दिमर है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, मॉन्टेसरी है, जैसी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके थ्योरीज को अगर आप इनके कंसेप्ट को क्लियरली समझ लें तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सीडीपी के पिछले जो है 5 वीडियो हम आपके साथ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और वेबसाइट पर भी आप इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पैडागोजी के जो है 30 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टेस्ट सीरीज़ जो है 6th है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, एकोमोडेशन यानी समायोजन शब्द किसके सिद्धांत से संबंधित है। समायोजन सिद्धांत यानी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आप सभी जानते हैं, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये पियाजे द्वारा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम समायोजन शब्द किसके सिद्धांत से संबंधित है। कोलबर्ग से है, पियाजे से है, एरिक्सन से है या मैकलीलैंड से है। तो एकोमोडेशन यानी समायोजन शब्द है, ये पियाजे द्वारा दिया गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ये देखिए, एकोमोडेशन शब्द जो है सबसे पहले पियाजे द्वारा दिया गया है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ये पियाजे द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। पियाजे के अनुसार समाहार यानी एसिमिलेशन का अर्थ है। देखिए, मैंने आपको बताया था एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जो है ये पियाजे द्वारा दिया गया है। तो पियाजे ने जो एसिमिलेशन का क्या अर्थ बताया है, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में ढालना या पुरानी स्कीमा को बदलना या केवल रटना या दंड देना। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में ढालना। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखिए, पियाजे ने एसिमिलेशन का शब्द का अर्थ इसलिए दिया है नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में ढालना। देखिए, सबसे पहले अगर कोई बच्चा है छोटा सा, उसने एक बिल्ली देखी है ब्लैक कलर की, तो अगर वो आगे कहीं जा रहा है रास्ते में, उसको वाइट कलर की बिल्ली दिख गई, तो उसने देखिए अगर उसको ये लग कि उसने देखा कि पहले तो ब्लैक कलर की बिल्ली थी, अब ये वाइट हो गई है, तो उसने अपनी स्कीमा में जो है उसने ढाल लिया कि हाँ, बिल्ली वाइट कलर की भी होती है, बिल्ली ब्लैक कलर की भी होती है। तो इसलिए पुरानी नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में डालना, यानी उसको नई जानकारी मिली थी कि जो बिल्ली है वाइट कलर की है, तो पहले उसने ब्लैक कलर की देखी थी, तो इसलिए नई जानकारी में उसने पुरानी जो है उसको ढाल लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम में लैंग्वेज इमर्शन का आशय है। भाषा अधिगम में लैंग्वेज इमर्शन का आशय केवल मातृभाषा प्रयोग, लक्ष्य भाषा का समृद्ध वातावरण, भाषा का अनुवाद अभ्यास या व्याकरण रटना। देखिए, केवल मातृभाषा प्रयोग और व्याकरण रटना, मैंने आपको पहले ही बताया था ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको आपने कभी भी टिक नहीं करना। तो लक्ष्य भाषा का समृद्ध वातावरण और भाषा का अनुवाद अभ्यास। देखिए, भाषा का अनुवाद अभ्यास ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, तो लक्ष्य भाषा का समृद्ध वातावरण। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, लक्ष्य भाषा का समृद्ध वातावरण। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, लक्ष्य भाषा का समृद्ध वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। समेकित मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट कब किया जाता है। समेकित असेसमेंट जो है वो कब किया जाता है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान, टर्म के अंत में, हर कक्षा के बाद या फिर प्रवेश से पहले। अधिगम प्रक्रिया जो है वो समेकित मूल्यांकन वो कब किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टर्म के अंत में। तो इसका 4th का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, टर्म के अंत में। तो चलिए चेक करते हैं हम इसका राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी टर्म के यानी सत्र के अंत में इसका जो है मूल्यांकन किया जाता है, समेकित मूल्यांकन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे चलते हैं हम। रूब्रिक का उपयोग किस लिए किया जाता है। रूब्रिक का उपयोग समय सारणी बनाने के लिए, स्पष्ट मानदंडों के प्रदर्शन का आकलन के लिए,
छात्र उपस्थिति लेने के लिए या दंड सूची के लिए। देखिए समय सारणी बनाना, स्पष्ट मानदंडों, समय सारणी बनाना, छात्र उपस्थिति लेना और दंड सूची, ये तीनों ही जो है हमारे नेगेटिव में आ जाएगा। स्पष्ट मानदंडों से प्रदर्शन का आकलन, तो फिफ्थ का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, स्पष्ट मानदंडों से प्रदर्शन का आकलन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है प्रश्न है किसको बढ़ावा देता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है स्किल्स जो है वो प्रश्न जो है हॉट्स, यानी इसका अर्थ क्या है हॉट्स का? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी हॉट्स का प्रश्न किसको बढ़ावा देता है? सिर्फ स्मरण को, उच्च स्तरीय चिंतन यानी विश्लेषण और सृजन को, केवल नकल के लिए, केवल रटना के लिए। देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ केवल वर्ड आ जाए ना ये नेगेटिव में काउंट होता है, ये आपको बिल्कुल भी टिक नहीं करना। केवल नकल, केवल रटना और सिर्फ स्मरण, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा। तो हमारा 6 का राइट आंसर आ जाएगा उच्च स्तरीय चिंतन के लिए, विश्लेषण के लिए और सृजन के लिए। हॉट्स का जो उपयोग है बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हॉट्स का यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो प्रश्न है वो उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग जो है उद्देश्य क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य है कक्षा सजावट के लिए, अनुभवात्मक सीख और सजीवता लाना, केवल लिखित अभ्यास और दंड। देखिए लिखित अभ्यास और दंड, केवल लिखित अभ्यास, दंड, कक्षा सजावट, ये तीनों ही नेगेटिव में आ जाएंगे। अनुभवात्मक सीख और सजीवता लाना है, तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो चलिए इसका शिक्षण TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुभवात्मक सीख और सजीवता लाना है। चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी अनुभवात्मक सीख और सजीवता लाना है। शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उद्देश्य है अनुभवात्मक सीख और सजीवता लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कक्षा प्रबंधन का मूल लक्ष्य क्या है? कक्षा प्रबंधन यानी शोर बढ़ाना, अनुकूलन अधिगम वातावरण बनाना, केवल नियम बनाना या अधिक गृह कार्य। तो 8 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा आंसर 2, अनुकूल अधिगम वातावरण बनाना। कक्षा प्रबंधन का मूल लक्ष्य है अनुकूल अधिगम वातावरण बनाना। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, अनुकूल अधिगम वातावरण बनाना कक्षा प्रबंधन का मूल लक्ष्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया है? मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत है वो किसने दिया? होवर्ड गार्डनर ने दिया है, डैनियल गोलमैन ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है या थर्स्टन ने दिया है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 9th का आंसर 1 आ जाएगा। होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात होवर्ड गार्डनर करता है, इसने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसे उसने बताया था कि संगीतात्मक बुद्धि है बच्चे के अंदर, है इंट्रापर्सन है, और ये सारी उसने जो है 8 टाइप की पर्सनैलिटी दी हुई है उसने, होवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस दी है, सॉरी 8 टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस होवर्ड गार्डनर ने दी है। तो इसका सिद्धांत किसने दिया है? होवर्ड गार्डनर। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात होवर्ड गार्डनर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस किससे सबसे अधिक जुड़ी है? IQ परीक्षण से है, EQ यानी स्वनियमन और सहानुभूति से है, केवल स्मृति से है या शारीरिक शक्ति से है? तो 10 का राइट आंसर 2 आ जाएगा, EQ यानी स्वनियमन और सहानुभूति से है। भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात डैनियल गोलमैन करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में है स्वनियमन और सहानुभूति जो है सबसे अधिक जुड़ी हुई है भावनात्मक बुद्धि में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, स्वनियमन और सहानुभूति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में कौन सा सबसे उच्च प्रतिक्रिया दर देता है? रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो या वेरिएबल रेशियो? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का है हमारे पास वेरिएबल रेशियो आ जाएगा। तो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में कौन सा सबसे उच्च स्तरीय दर देता है? वो है वेरिएबल रेशियो। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में वेरिएबल रेशियो है सबसे अधिक उच्च जो है प्रतिक्रिया दर देता है। तो राइट आंसर 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं।
शास्त्रीय अनुबंधन, आप जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशन की थ्योरी पावलोव द्वारा दी गई है। शास्त्रीय अनुबंधन में तटस्थ उद्दीपन किस में परिवर्तित होता है? अप्रशिक्षित उद्दीपन में, प्रशिक्षित उद्दीपन में, अनुरूप प्रतिक्रिया में या दंड में। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर 2 आ जाएगा, यानी CS स्टूमुलस जो है CS में आ जाएगा, प्रशिक्षित उद्दीपन में है, यानी हमारे पास आ जाएगा ये प्रशिक्षित उद्दीपन में है। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन की बात पावलोव करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी प्रशिक्षित उद्दीपन में है। तो चेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। रोल प्ले गतिविधि का प्रमुख लाभ क्या है? केवल रटना, सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित करना, केवल अंक बढ़ाना या समय व्यर्थ। देखो, केवल रटना, केवल अंक बढ़ाना, समय व्यर्थ, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स में आ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित करना। रोल प्ले जो एक्टिविटीज़ हैं, इसका मुख्य लाभ होता है बच्चों को सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित कराना है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग में दूसरों को दोष देना, अपनी प्रथा का आत्मविश्लेषण कर सुधार करना, अधिक गृह कार्य देना या सिर्फ व्याख्यान देना। देखिए, दूसरों को दोष देना, अधिक गृह कार्य देना, सिर्फ व्याख्यान देना, ये तीनों ही जो है नेगेटिव वर्ड्स में आ जाएंगे। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग अपनी प्रथा का आत्मविश्लेषण कर सुधार करना है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, अपनी प्रथा का आत्मविश्लेषण कर सुधार करना है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में शिक्षक का मुख्य कार्य है अपनी प्रथा का आत्मविश्लेषण कर सुधार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखते समय कौन सा मॉडल सहायक है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखते समय कौन सा मॉडल सहायक है? स्मार्ट या ABCD, IQ, EQ या GDP। तो 5th का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, स्मार्ट यानी ABCD। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, SMART स्मार्ट और ABCD। तो ऑब्जेक्टिव लिखते समय कौन सा मॉडल सहायक है? स्मार्ट बोर्ड। तो राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। डिफरेंशिएटेड असेसमेंट का आशय क्या है? डिफरेंशिएटेड असेसमेंट का आशय क्या है? सबको एक जैसा प्रश्न पत्र, छात्र आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा। तो 16 का राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास, छात्र आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन। देखिए, सबको एक जैसा प्रश्न पत्र, केवल मौखिक परीक्षा और केवल लिखित है, सबको एक जैसा प्रश्न पत्र दे देंगे तो जो दूसरे कम वो बच्चे हैं, जो जिनको समझ कम है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और केवल मौखिक परीक्षा और केवल, ये नेगेटिव वर्ड्स में आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा छात्र आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है, यह किसका दृष्टिकोण है? बच्चा जो है अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है, यह बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, नेटिविज्म है या संरचनावाद विरोध है। तो इसका 17 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी आपको पता है पियाजे है, वाइगोत्स्की है, ये सारे कंस्ट्रक्टिविज्म हैं। तो बच्चा अपने, उन्होंने ये सभी जो पियाजे और वाइगोत्स्की ने इन्होंने बताया कि बच्चा अपने जो जितने भी उसको अनुभव हो रहे हैं, यानी जो पिछले उसमें वो कर चुका है, उसमें उसका ज्ञान का निर्माण होता है। तो ये जो है कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं हम। स्कैप फोल्डिंग शब्द व्यापक रूप से किससे जुड़ा है? देखिए, स्कैप फोल्डिंग जो शब्द है वाइगोत्स्की या ब्रूनर द्वारा है, फ्रायड द्वारा है, कोहलर द्वारा है या एडलर द्वारा है। तो 18 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ब्रूनर ने भी स्कैप फोल्डिंग की बात करता है और वाइगोत्स्की, बट मेनली जो है देखा जाए तो वाइगोत्स्की ने स्कैप फोल्डिंग की जो है बात की है, क्योंकि इसमें बोला है स्कैप फोल्डिंग में, तो इसमें क्या है जो है टीचर द्वारा बच्चे की मदद की जाती है। तो इसमें वाइगोत्स्की ने स्कैप फोल्डिंग में ये उदाहरण देने के लिए कहा है। तो इसमें जो है स्कैप फोल्डिंग शब्द का जो है इसने मेन यही बताया है कि टीचर द्वारा बच्चे को जो मदद देना वो स्कैप फोल्डिंग कहला जाता है। यानी
एक छोटी सी उनको जो है हिंट देना, ये स्कैफोल्डिंग आ जाए। शब्द व्यापक रूप से ये है वाइगोत्स्की और ब्रूनर द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? रेमेडियल टीचिंग मेधावी छात्रों को बढ़त देना, सीखने में पिछड़ रहे छात्रों की कठिनाई दूर करना, केवल अनुशासन बढ़ाना या खेल बढ़ाना। देखिए मेधावी छात्रों को तो जरूरत ही नहीं किसी भी बढ़त के लिए, वो खुद ही बढ़ते रहते हैं। केवल अनुशासन ये नेगेटिव में आ जाएगा, और खेल बढ़ाना, ये खेल बढ़ा तो सकते हैं बट इतना भी नहीं बढ़ाना कि बच्चे की पढ़ाई से पिछड़ जाए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सीखने में पिछड़ रहे छात्रों की कठिनाई को दूर करना। रेमेडियल टीचिंग है जो सीखने में पिछड़ रहे छात्रों की कठिनाई को दूर करना है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो चलिए हम इसका चेक करते हैं आंसर क्या है। यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सीखने में पिछड़ रहे छात्रों की कठिनाई को दूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है 2। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में छात्र क्या करते हैं? तथ्यों को रटते हैं, प्रश्न पूछकर अन्वेषण करते हैं, शांत बैठते हैं, ये केवल सुनते हैं। देखिए तथ्यों को रटना, शांत बैठना और केवल सुनते रहना, ये तीनों ही नेगेटिव में आ जाएगा। जो टीचर इसका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मेन मकसद ये है इसमें छात्र करते हैं, प्रश्न पूछते हैं टीचर से और एक खोज करते हैं, यानी इसमें ये है इन्वेंशन करते हैं। तो प्रश्न पूछकर नए क्वेश्चन के इन्वेंशन करते हैं कि अच्छा टीचर ने हमें ये आंसर बताया तो इसमें ये भी हो सकता है, तो इसमें प्रश्न पूछकर अन्वेषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 2 आ जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम। यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, प्रश्न पूछकर अन्वेषण करते हैं। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में छात्र क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं और अन्वेषण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिक शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? मातृभाषा आधारित समझ में वृद्धि और आत्मविश्वास, केवल अनुवाद कौशल, केवल व्याकरण ज्ञान या स्मरण शक्ति घटाना। देखिए केवल अनुवाद कौशल, केवल व्याकरण, ये दोनों केवल जहाँ आ जाए नेगेटिव वर्ड्स में है। स्मरण शक्ति घटाना, देखिए स्मरण शक्ति तो टीचर बढ़ाता है बच्चों की, तो ये घटाना कहाँ से हो गया? तो समझ में वृद्धि और आत्मविश्वास। तो मातृभाषा जो बच्चे हैं इसमें मल्टी लैंग्वेज जो है बच्चे यूज़ करते हैं, तो उसका लाभ क्या है? उनके बच्चों में समझ, अंडरस्टैंडिंग पावर जो है उनकी इंक्रीज होती है और उनमें मोटिवेशन आता है बच्चे में। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, समझ में वृद्धि होती है और मोटिवेशन बढ़ता है बच्चे के अंदर। अगर वो बच्चा एक ही अपनी कक्षा में मातृभाषा का भी यूज़ कर रहा है और मल्टीपल लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहा है, तो ये मल्टीपल एजुकेशन में हमारे लिए, बहुभाषिक शिक्षा में हमारे लिए यूजफुल होती है। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 22 पे। नैतिक द्वंद्व यानी मोरल डायलेमा का उपयोग किसके आंकलन हेतु होता है? मोरल डायलेमा आपको याद होगा, यह है कोलबर्ग द्वारा दी गई है मोरल डायलेमा। तो इसका उपयोग नैतिक द्वंद्व जो है इसका उपयोग किसके आंकलन हेतु किया जाता है? शारीरिक फिटनेस के लिए, नैतिक स्तर, कोलबर्ग स्तर या IQ स्कोर या केवल अंक गणित। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा नैतिक तर्क यानी कोलबर्ग स्तर। ये मोरल डायलेमा मैंने आपको बताया था कि कोलबर्ग द्वारा दिया गया है मोरल डायलेमा। तो इसका राइट आंसर जो है 2 आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर चलते हैं हम। समापन गतिविधि यानी क्लोजर कक्षा में क्यों आवश्यक है? क्लोजर कक्षा में क्यों आवश्यक है? समय भरना, मुख्य बिंदुओं का पुनरावलोकन और जोड़ना, ध्यान हटाना या अनुशासन बढ़ाना। देखिए ध्यान हटाना और अनुशासन बढ़ाना, ये जो है ध्यान हटाना ये तो हमारा नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा और इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए कक्षा में अनुशासन बढ़ा सकती है टीचर, बट अनुशासन के लिए जो है गलत गतिविधि का यूज़ करना इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो मुख्य बिंदुओं का पुनरावलोकन और जोड़ना। तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जो है मेन पॉइंट्स का जो है उनको देखना और फिर उनको रिलेट करके उनको कक्षा में जो है बच्चों को उनके लिए अकॉर्डिंग टू उनके समझाना बच्चों को। तो इसका राइट आंसर जो है 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर चलते हैं। पीयर ट्यूटरिंग से क्या लाभ होता है? पीयर ट्यूटरिंग, पीयर लर्निंग जो होती है उसको पीयर ट्यूटरिंग से भी जो कन्वर्ट कर सकते हैं। पीयर लर्निंग में पीयर ट्यूटरिंग से क्या लाभ होता है? केवल टॉपर का, दोनों शिक्षार्थी और ट्यूटर का अधिगम सुधरता है, समय नष्ट या अनुशासनहीनता। देखिए केवल टॉपर का, समय नष्ट और अनुशासनहीनता ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा। तो दोनों यानी शिक्षार्थी और ट्यूटर का अधिगम सुधरता है पीयर लर्निंग से। तो इसमें है बच्चे ग्रुप में जो है वर्क करते हैं, तो इसमें क्या है शिक्षार्थी का और ट्यूटर का दोनों का अधिगम
सुधरता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है इसका राइट आंसर हम चेक कर लेते हैं पहले 24 का। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। नेक्स्ट, ओपन एंडेड प्रश्न किससे प्रोत्साहित करते हैं? रटना से, एकल सही उत्तर से, विचार विस्तार और सृजनशीलता से, या चुप्पी से? देखिए, रटना और चुप्पी ये दोनों ही हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। एकल एक तरीके से सही आंसर देना ये भी नेगेटिव, ओपन एंडेड में नहीं आता। विचार विस्तार और सृजनशीलता से, इसका राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इसका विचार ओपन एंडेड प्रश्न है वो विचार विस्तार और सृजनशीलता प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर चलते हैं। स्कूल रेडीनेस में कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? स्कूल रेडीनेस में मूलभूत भाषा कौशल, सामाजिक भावनात्मक कौशल, उच्च गणित कैलकुलस, या मोटर कौशल? तो इसका राइट आंसर 26 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 3, यानी उच्च गणित कैलकुलस जो है स्कूल रेडीनेस में कौन सा घटक सहायक है? उच्च गणित और कैलकुलस इसका मुख्य आवश्यक नहीं है। स्कूल रेडीनेस में कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, नहीं है पूछा है, सॉरी नहीं है पूछा है। तो जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा उच्च गणित कैलकुलस। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। स्कूल रेडीनेस में कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? उच्च गणित कैलकुलस। तो इसका राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर चलते हैं। एकीकृत थीम आधारित शिक्षण किसका उदाहरण है? एकीकृत थीम आधारित, इंटीग्रेटेड जो है थीम जो है किस पर आधारित है? विषय खंडन पर, बहुविषय या समेकित दृष्टिकोण पर, केवल व्याख्यान और केवल गृह कार्य पर? तो इसका 27 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। देखिए, विषय खंडन यानी टुकड़ों में बांट देना, और केवल व्याख्यान और केवल गृह कार्य। विषय खंडन को हम कई तरीके से थोड़ा बहुत सही मान सकते हैं, लेकिन केवल व्याख्यान और केवल गृह कार्य ये दोनों ही नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बहुविषय समेकित दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एकीकृत थीम आधारित शिक्षण है जो वो है बहुविषय समेकित दृष्टिकोण का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर चलते हैं। फीडबैक प्रभावी कब होता है? बहुत देर से, स्पष्ट, समयोचित और रचनात्मक होने पर, केवल दंडात्मक या अस्पष्ट होने पर? बहुत देर से, केवल दंडात्मक और अस्पष्ट होने पर, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा फीडबैक प्रभावी जो है स्पष्ट, समयोचित और रचनात्मक होने पर ये फीडबैक जो है हमारे पास प्रभावी होता है। यानी फीडबैक हमारे लिए यूज होता है स्पष्ट, समयोजित और रचनात्मक होने पर है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए 29 पर चलते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया तो आपको ये है नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए 9 पर चलते हैं। आत्म अनुशासन विकसित करने का उपयुक्त तरीका क्या है? आत्म अनुशासन विकसित करने का उपयुक्त तरीका है निरंतर बाह्य दंड, आत्म लक्ष्य निर्धारित और आत्म निरीक्षण, अनदेखी, या केवल पुरस्कार? तो 29 का राइट आंसर है आत्म लक्ष्य निर्धारित और आत्म निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आत्म लक्षण और निर्धारित आत्म निरीक्षण। देखिए, निरंतर बाह्य दंड, अनदेखी और केवल पुरस्कार ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स में आ जाएंगे, तो हम इनको टिक नहीं करना है। तो राइट आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा ये आत्म लक्षण निर्धारित और आत्म निरीक्षण। यानी आत्म अनुशासन विकसित करने का उपयुक्त तरीका क्या है? आत्म लक्षण निर्धारित और आत्म निरीक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑथेंटिक असेसमेंट का उदाहरण क्या है? ऑथेंटिक असेसमेंट केवल बहुविकल्पी परीक्षा, वास्तविक जीवन कार्य प्रोजेक्ट, केवल रटंत, या डिक्टेशन? तो 30 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा वास्तविक जीवन कार्य और प्रोजेक्ट। देखिए, केवल बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ये रॉन्ग आ जाएगा, केवल रटंत ये भी रॉन्ग आ जाएगा, डिक्टेशन ये भी रॉन्ग आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा वास्तविक जीवन कार्य और प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, और इनकी वेबसाइट पर भी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।